हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। टेक्नो फंडा एनालिसिस सीरीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंपनी को एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ एक डेटा फैक्टर्स भी देखते हैं, जिससे हम लोग को इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ आ सकता है या जो भी चैलेंजेस है वो आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे वरुण बेवरेजेस एंड लिमिटेड का। अभी वरुण बेवरेजेस एंड लिमिटेड को हम लोग ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो डाला था मैंने डीमार्ट का, उस वीडियो पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने, आई होप वो हमारे सब्सक्राइबर अभी बन चुके हैं, बट जो चैनल पे कमेंट आया था कि भाई वरुण बेवरेजेस का एक एनालिसिस कर लो, तो मैंने सोचा चलो वरुण बेवरेजेस का हम लोग टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। और जिस किसी भी यूज़र ने अगर वो वीडियो पे कमेंट किया था, अगर उन्होंने वो चैनल अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसीलिए गाइज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो आई होप ऑलरेडी आप लोगों ने वो सब कुछ कर दिया होगा, और वीडियो में हम लोग फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट देखते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप इस पर ऑलरेडी देखते रहोगे कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 2022 से एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है, और अभी भी उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। अभी अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा पीछे भी घसीटूँ तो आप देखोगे कि इसके पहले भी इस लेवल के ऊपर ही चल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक लेवल तो बनता हुआ आ ही रहा है। अगर हम लोग देखेंगे मार्च 2022 से अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर जून 2022 में, उसके बाद मार्च 2023 में, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अक्टूबर 2023 में, फिर यहाँ पर कुछ टाइम एफएमसीजी सेक्टर ने, ओवरऑल सेक्टर ने कंसोलिडेट किया। अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं फरवरी 2024 से लेकर यहाँ तक जून 2024 के आसपास तक, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ पुल बैक लेके फिर अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अभी पिछले 4 हफ्ते से गिरावट आई है। मैंने ऑलरेडी हमारे संडे वाले वीडियो में बताया कि पिछले 3-4 हफ्ते से मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल क्या कंसर्न की बात है क्या नहीं है। आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। ये वीडियो जो है मैं ये मंडे मार्केट खुलने से पहले बना रहा हूँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं, और ये वीडियो आप देखोगे मंडे की शाम को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं ये संडे की रात को ही बना रहा हूँ। तो इसलिए अगर वरुण बेवरेजेस में कुछ भी चेंजेस आएगा तो वो हम लोग ने फैक्टर इन ऑब्वियसली नहीं किया है, हम लोग को पता नहीं है, तो वो चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। तो मैंने ऑलरेडी बताया था जो संडे एनालिसिस वाले वीडियो में कि उसके अंदर मार्केट में क्या हालचाल दिख रहा है। तो ये 4 हफ्ते से तो एफएमसीजी सेक्टर भी गिर रहा है ओवरऑल मार्केट के साथ, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट चल रहा है, ठीक है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी ज़्यादा कुछ वो है नहीं, ज़्यादा दिक्कत की बात लग नहीं रही है। 4 महीने मार्केट चढ़ा है, एफएमसीजी सेक्टर चढ़ा है, और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑब्वियसली गिरावट आई है, बट मंथ भी हम लोग का भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग हमारे स्टॉक की बात करते हैं, वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो अच्छा खासा इसके अंदर रैली आया था 2021 से लेके अभी तक में 2024 जुलाई तक में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि 2024 फरवरी से अभी तक, यानी कि जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं अक्टूबर 2024 में, पिछले 8 महीने से एक कंसोलिडेशन फेज़ में ही चल रहा है वरुण बेवरेजेस, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करा था कि 4 हफ्ते से मार्केट गिर रहा है, और जिस सेक्टर में ये वाला जो स्टॉक है वो सेक्टर भी 4 हफ्ते से गिर रहा है। अगर मैं मोटा मोटी अगर आप लोगों को बताऊँ तो अपने ऑल टाइम हाई से सेक्टर ने मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 12% की गिरावट दिखाई है। बट जो हम लोग का जो स्टॉक है वरुण बेवरेजेस एंड लिमिटेड, ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है, ज़्यादा कुछ इसने क्या बोलते हैं सेलिंग नहीं दिखाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इससे कंपनी की स्ट्रेंथ पता चलती है हम लोग को, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात लग रही है मुझे, कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, और जब भी कंसोलिडेशन का ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आता है, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या लग रही है कि 50 डे मूविंग एवरेज के पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास चल रहा है, तो इसके लिए भी इतना ज़्यादा कंसर्निंग सी बात है नहीं। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर भी इसका चार्ट देखूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात लग नहीं रही है, वही एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो इतना अभी फ़िलहाल हम लोग को टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ पर एक कंसोलिडेशन को हटा दूँ, ठीक है, इसको एक हटा देता हूँ, एक सेकंड, हाँ। अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ इसको, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन के सहारे अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से दिखने मिल जाएगा, ठीक है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रेंड जैसा रिवर्सल होता हुआ दिख दिख रहा है। बट ऑब्वियसली हम लोग ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस नहीं करते। यूजुअली ये जो टेक्नो फंडा एनालिसिस है ये यूजुअली मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से करता हूँ, ताकि हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग करना है उस हिसाब से नहीं। ठीक है, बाय द वे जो भी मैं इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, आने वाले फ्यूचर के कोई भी वीडियो में, ये जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बाय या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। ठीक है, ये जो भी है देखो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे क्या लगता है वो मैं बताऊँगा, लेकिन आपका चार्ट देखने का तरीका अलग हो सकता है। शायद आप उस अलग नज़रिए से चार्ट देखते रहोगे जो शायद मैंने कभी सोचा भी ना होगा। साथ ही साथ फंडामेंटल देखने का नज़रिया अलग होता है, डेटा पॉइंट्स देखने का नज़रिया अलग होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ भी फैक्टर इन करना, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फैक्टर करना, पोजीशन साइजिंग को सब कुछ फैक्टर इन करके ही अपना डिसीजन लेना, खुद का एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी हम लोग को किसी के भी कहने पर बाय या सेल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपके लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी सब्सक्राइबर ने मुझसे भी वरुण बेवरेजेस एंड लिमिटेड का एनालिसिस करने बोला था, मैं उन भाई को या बहन को भी बोलना चाहूँगा कि मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, बट बाय या सेल जो भी है उस पर आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, तभी बाय या सेल करना, मेरे या किसी के कहने पर बाय या सेल नहीं करना। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मैंने आप लोगों को पिक्चर बता दिया। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फिलहाल चार्ट अच्छा नज़र आता हुआ दिख रहा है। अभी जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, जो कि हम लोग का ये वाला लेवल है 538 का लेवल, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये ख़राब हो जाएगा। और जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये जो लेवल है 678 का, इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली हम लोग को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखा सकता है। बट ये बुलिश मोमेंटम कब आएगा, कैसे आएगा, ये डेफिनेटली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो बता सकता है वो ऑब्वियसली अभी हज़ारों क्वांटिटीज़, हज़ारों करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ के शेयर्स तो खरीद लेगा। करेक्ट, तो इसके लिए कोई बता नहीं सकता। बट जितना एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ ये एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि जितना टाइम, जितना लंबा कंसोलिडेट होगा उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स की हम लोग को पॉसिबिलिटी दिखेगी। तो ये अभी तक, जैसे कि मैंने कहा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है बट वीक भी नहीं है। ठीक है, इस बात का ज़रूर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। अभी फंडामेंटल एनालिसिस के पहले गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन की घंटे बजा दो, ताकि हम लोग के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को और कौन से स्टॉक का एनालिसिस करवाना है या कौन से दूसरे और वीडियो चाहिए। जैसा कि हमारे पिछले सब्सक्राइबर ने या यूज़र ने जो वीडियो देखा था, उन्होंने डाला था वरुण बेवरेजेस का, मैं भी वरुण बेवरेजेस का वीडियो बना रहा था। अगर आप भी चैनल पे कमेंट करोगे या कुछ सजेशन दोगे तो मैं ज़रूर वो इम्प्लीमेंट करूँगा और उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, सबको शेयर कर दो, जिसको भी स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो भी समझना है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी बंदा आपके नज़र में आसपास में, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। डेफिनेटली हमारे चैनल पे और भी दूसरे कंटेंट्स आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वरुण बेवरेजेस का हम लोग ये देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अभी आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 611 का करंट मार्केट प्राइस है, हाई और लो ऑलरेडी इधर बता दिया गया है। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा कुछ है नहीं, 0.16% का, बट जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए स्टॉक में कि हम लोग को वो स्टॉक की ग्रोथ मिले, ना कि डिविडेंड तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ठीक है, जब कंपनी एक हद तक बड़ी हो जाएगी, जब उन लोग के पास और भी ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो लोग डिविडेंड फिर देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू 26 का है, यानी कि बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हायर वॉल्यूम में ट्रेड, हायर वैल्यू में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मोटा मोटी 22-23% के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई 71 है, इंडस्ट्री का पीई 33 है, यानी कि इंडस्ट्री पीई से 2.5 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। बट अगेन पीई सिर्फ अगर हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर आपको पीई पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली बताना, पीई पे आराम से हम लोग एक 15-20-25 मिनट का एक आराम से एक वीडियो लेके आ सकता हूँ मैं, जिसके अंदर आपको डिटेल से पीई क्या होता है, कैसे समझते हैं, आरओई, आरओसी, जो भी इसके अंदर रेशियोज हम लोग डिस्कस करें। कुछ नहीं समझे तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, तो मैं उसके ऊपर वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 62.7% है
प्लेज्ड परसेंटेज 0.04% है। यूजुअली मुझे प्लेज परसेंटेज पसंद नहीं आता है। अभी प्लेज परसेंटेज का ये मतलब होता है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स गिरवी रखी है, लेकिन अभी इसके अंदर जो जो होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो इतना मिनिमल है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.79 का है, ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये ठीक ठाक सा चल रहा है। यूजुअली मैं डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.5 to 0.6 के आसपास में ही देखता हूँ, बट अगेन वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, यानी कि चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी वरुण बेवरेजेस के और भी कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1990 में, ठीक है, और ये कंपनी का काम क्या है, वरुण बेवरेजेस का मेन काम है पेप्सिको का। ठीक है, पेप्सी के जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर आप देखोगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड। ठीक है, पेप्सिको की सबसे लार्जेस्ट जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, ये उसका काम करता है इंडिया में। पेप्सी को बेचना है, ऑपरेट करना है, तो वरुण बेवरेजेस ने उन लोग की फ्रेंचाइजी ली हुई है, और ये पेप्सी का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज ओनर है। ठीक है, तो ये इसका क्या कहते हैं, ये इसका बिजनेस है, अगर हम लोग एकदम एक लाइन में अगर समझे तो। अभी पेप्सिको के कौन से ब्रांड्स है, ठीक है, पेप्सिको का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या क्या है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज वाटर। पैकेज वाटर तो आपको समझ गया रहेगा, जैसे पानी की बोतल होती है। कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड क्या होता है, कार्बोनेटेड मतलब अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे, जिस भी ड्रिंक में सोडा होता है वो कार्बोनेटेड होता है, यानी कि आपका पेप्सी हो गया, थम्सअप हो गया, स्प्राइट हो गया, मिरिंडा हो गया, नॉर्मल आपके जो सोडा की जो बोतल होती है वो हो गया। ठीक है, वो सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है। नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब माजा हो गया, स्लाइस हो गया, फ्रूटी हो गया, ये सब नॉन कार्बोनेटेड होती है। कोई भी आपका रियल का, ट्रॉपिकाना का जो भी ये रहता है, वो सब नॉन कार्बोनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना चाहिए। अभी पेप्सिको ब्रांड के अंदर ये लोग के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, एक पेप्सी खुद है, 7 अप है, मिरिंडा है, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस एंड मेनी मोर। ठीक है, अभी इधर लोग ने क्या क्या लिखा है, ब्रांड्स क्या कंपनी के अंदर। अभी कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी ओन करती तो ज़रूरी नहीं ना कि वो लोग खुद के ब्रांड नहीं बना सकते, तो ये लोग ने पेप्सी के तो सारे ब्रांड दिए, पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, स्टिंग, कुरकुरे, एक्विफिना, लिप्टन टी, ये सब कुछ, और खुद के ब्रांड भी है, जाइव, कू, रीबूस्ट, क्रिम्बेल, एक्वा क्लियर, रिफ्रेश। ठीक है, अभी सच कहूँ तो मैंने इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं सुना है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे आसपास में वो प्रोडक्ट्स बिकते नहीं हो, या फिर अगर बिकते भी हो तो शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने कभी ना कभी यूज़ करे हैं, कभी ना कभी खाए पिए कंज्यूम करे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सच बताऊँ तो इसके अंदर से मैंने कभी स्टिंग कभी ट्राई नहीं किया है, एट अप कभी ट्राई नहीं किया, फ्रीटोले कभी ट्राई नहीं किया, बट उनके अलावा ऑलमोस्ट ये सारे प्रोडक्ट मैंने हमेशा कभी ना कभी मैंने खुद ट्राई करे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में ये लोग की प्रेजेंस तो अच्छी खासी है। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे, जो VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, और लोग के ऑपरेशन 10 कंट्री में है फ्रेंचाइजी राइट के साथ, और 4 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन राइट के साथ। अभी फ्रेंचाइजी राइट और डिस्ट्रीब्यूशन राइट में फ़र्क क्या होता है, फ्रेंचाइजी राइट में ये होता है कि 10 कंट्री में पेप्सिको ने वरुण बेवरेजेस को फ्रेंचाइजी राइट दे कि भाई तुम इधर इधर अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करवा के काम कर सकते हो, मतलब वरुण बेवरेजेस 10 अलग अलग कंट्री में अपना काम कर सकता है, और 10 के 10 कंट्री में वो लोग के पास फ्रेंचाइजी राइट है, और 4 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन राइट है, क्योंकि वो लोग उधर और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये लोग के क्या कहते हैं, FY 2024 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किधर किधर प्रेजेंट है, इंडिया में, श्रीलंका, नेपाल में ये लोग प्रेजेंट है, जहाँ पर से 83% ये लोग का रेवेन्यू आता है, और 3% और 17% का रेवेन्यू आता है ये लोग का मोरक्को, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे में से। ठीक है, अभी ये लोग ने इधर ऑल भी वही डाला है कि कंसोलिडेटेड फ्रेंचाइज टेरिटरीज ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये आप जाके पढ़ लेना। ठीक है, अभी ये लोग का अगर हम लोग देखेंगे एज ऑफ Q1 FY 2025 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में, और 12 इंटरनेशनल में है। ठीक है, 103 ओन डेपोज है, 25 से ज़्यादा ओन्ड व्हीकल्स है, और 25 से ज़्यादा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप देखोगे करंटली इंस्टॉल 10.2 करोड़ प्लस। ठीक है, मोटा मोटी 10 करोड़ के ऊपर VC कूलर्स है। VC कूलर्स क्या होता है, जो अगर आप कभी भी कोई भी होटल में जाओगे, जहाँ पर आप देखोगे पेप्सी की, कोका कोला की नाम की ब्रांडिंग की, मालूम है, एक फ्रिज होती है, एक जिसके ऊपर एक लॉक भी होता है, हम लोग ने बचपन में देखे होंगे, अभी तो बहुत कम जगह दिखते हैं सच कहूँ तो, बट पहले तो हर नुक्कड़ पे जिधर जिधर भी ये रहता था, पेप्सी, थम्सअप, ये सब जो कोल्ड ड्रिंक्स सब मिलते थे डेयरी के दुकान पे, तो वहाँ पर वो सब जो वैसे वाले फ्रिज है उसको उन लोगों को VC कूलर्स कहा जाता है। ठीक है, अभी इधर अगर हम लोग और देखेंगे सेल्स वॉल्यूम, CSD यानी कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है,
अगर हम लोग देखेंगे 76% ये लोग का कार्बोनेटेड ड्रिंक से आता है, 8% जूस से आता है, 16% ये लोग का वाटर से आता है, ठीक है। तो ये लोग का डेफिनेटली एक अच्छा ये लोग ने ब्रेक डाउन दिखाया है। तो अगर हम लोग देखेंगे पेप्सी पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सब चीज़ों से ये लोग का ज़्यादा, सोडा हो गया, ड्यूक सोडा, ये सब से ये लोग का ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। जूस से थोड़ा बहुत कम आता है, ट्रॉपिकाना वो सब से। और जो ये है क्या कहते हैं, वाटर है, एक्वाफिना ये लोग का एक वाटर प्रोडक्ट है, जिससे 16% के आसपास का ये लोग का रेवेन्यू आता है, ठीक है। अभी अगर लोग देखेंगे तो सेल्स वॉल्यूम ग्रू बाय 28%, विच इंक्लूड्स 28 मिलियन केसेस फ्रॉम बेवको ड्यूरिंग क्वार्टर। अभी बेवको क्या है मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कंपनी ने सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करी, ठीक है। कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रीफॉर्म्स, क्राउन्स, प्लास्टिक क्लोजर, corrugated boxes, corrugated pads, plastic crates and shrink wrap films in certain facilities to ensure operational facilities and high quality standards, ठीक है। अभी ये सब तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ तो आप भी लोग। अभी इसका इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक मतलब मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ। अभी मान लो मुझे एक शॉप ओपन करना है, ठीक है। अभी वो शॉप मान लो मैंने कपड़े की दुकान ओपन की है, ठीक है। अभी कपड़े की दुकान पे मैं कपड़े भी रखूँगा, जूते भी रखूँगा, बेल्ट रखूँगा, वॉलेट्स रखूँगा, ठीक है। तो अभी जितने भी मेरे सप्लायर्स है, तो वो लोग से मैंने एक टाइप बना लिया है, ठीक है। या तो वो कंपनी को मैंने खुद ही ख़रीद लिया है। तो अगर मुझे जहाँ पर वॉलेट मुझे अगर 5 रुपये का मिल रहा था, ठीक है, मतलब इतना सस्ता तो मिलता नहीं है, बट एक बात बता रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ पर 5 रुपये का मिलता था, तो वहाँ पर मुझे 3 रुपये में मिलेगा या 4 रुपये में मिलेगा। तो वहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐसे ही ग्रो कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 रुपये का वॉलेट 10 रुपये में बेचता था तो पहले मुझे प्रॉफिट मिलता था 5 रुपये का, बट अभी मुझे वही वॉलेट 3 रुपये में मिल रहा है। तो मेरा वो जो प्रॉफिट मार्जिन है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मेरा 7 रुपये हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक हम मेरे मतलब बिजनेस ग्रो करने के लिए और जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब ये कॉरुगेटेड बॉक्सेस, कॉरुगेटेड पैड्स, ये सब क्या होते हैं, वो जो आपको कार्टन के बॉक्स दिखते हैं ना, जो जिसके अंदर हम लोग को अगर आप जैसे दुकान पे जाओगे, अगर आप देखोगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आया उस दुकान पे माल सप्लाई करने के लिए, तो एक बॉक्स में सामान देता है, करेक्ट। तो वो बॉक्सेस को कॉरुगेटेड बॉक्सेस बोलते हैं, जो पुट्ठे के बॉक्स रहते हैं। और अब भी कॉरुगेटेड पैड्स मतलब वही, उसके ऊपर है ना एक ऐसा एक पुट्टे का एक ऐसा पतला सा एक थिन लेयर रहता है, वो नीचे रखते हैं ताकि जो बॉटल वॉटल है वो सब डैमेज ना हो, ठीक है। प्लास्टिक क्रेट्स तो आप लोगों को पता ही होगा, ये डेफिनेटली आप लोगों ने होटल में देखा रहेगा, जिसके अंदर कांच की बॉटल से सब रखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी ऑल्सो ओन्स 55% स्टेक एंड 35% इनडायरेक्टली एंड 20% डायरेक्टली इन लूनार मैक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, विच प्रोड्यूसेस एंड सेल्स पीईटी बॉटल कैप्स एंड क्राउन्स, ठीक है, क्राउन्स कैप। अभी ये लोग ने एक और एक चीज़ अच्छी कर दी है कि 55% स्टेक है ना, ये लोग ने लूनार मैक टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, उसके अंदर ये लोग ने स्टेक ले लिया है, जो क्या करती है, जो प्रोड्यूस और सेल करती है पीईटी बॉटल कैप्स का और क्राउन कैप्स का। बॉटल कैप्स यानी कि बॉटल के ढक्कन, जो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं नॉर्मल से, वो क्राउन कैप्स यानी कि जो कांच की बोतल पर जो मेटल वाले जो ढक्कन होते हैं, ठीक है, वो उनको कहते हैं क्राउन कैप्स। अभी इसके अंदर दो फायदे होंगे ये लोग को। पहले तो जो मेरा क्या कहते हैं, जो मुझे सप्लायर जो मुझे भाव देने वाला था उससे मुझे कम रेट पे मिलेगा। मान लो वो मुझे एक ढक्कन 2 रुपये का पड़ रहा है, तो वो मुझे 1.5 रुपये में पड़ जाएगा, तो मुझे 50 पैसे का प्रॉफिट उधर ही हो गया। दूसरा, साथ ही साथ ये लोग मतलब जो लूनार मैक है वो दूसरी कंपनी को भी तो माल अपना बेचता होगा ना, तो वो लोग को सेल करता रहेगा, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आएगा ही मेरे पास, क्योंकि मैं उसके अंदर 55% का मेरा स्टेक है, 20% तो मेरा डायरेक्ट स्टेक है, 35% इनडायरेक्ट स्टेक हो सकता है, ठीक है। अभी डायरेक्ट स्टेक इनडायरेक्ट स्टेक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो हाँ, तो अभी आप देखोगे तो ये इसके अंदर ये लोग ने अच्छा खासा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा है, जिसके अंदर ये लोग अपना अच्छा खासा जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस एंड नेट प्रॉफिट ये लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये लोग बना सकते हैं, ठीक है। अभी इधर ऑलरेडी ये लोग ने लिखा है कि रिसाइकलिंग करता है 66,000 मेट्रिक टन ऑफ पीईटी रेजिन एज पैकेज मटेरियल फॉर इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये लोग रिसाइकल ये सब करते हैं, तो उसके अंदर भी ये लोग को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। इधर ऑलरेडी ये लोग ने लिखा है कि 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट, कंट्रीब्यूटेड 90% ऑफ हिज रेवेन्यू, ठीक है, ऑफ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे बड़ा थ्रेट, अगर वरुण बेवरेजेस को सबसे बड़ा थ्रेट है, मतलब वैसे तो थ्रेट 3-4 है, बट सबसे बड़ा अगर थ्रेट है तो वो है पेप्सिको के वजह से।
अगर मान लो कल को पेप्सिको ने उन लोगों का लाइसेंस एक्सटेंशन नहीं किया, जो फ्रेंचाइजी वाला जो लाइसेंस है वो अगर एक्सटेंड नहीं किया, तो वरुण बेवरेजेस 90% वाला का बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2019 में पेप्सिको ने एक्सटेंड किया लगे बॉटलिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट फ्रॉम अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2039 तक। यानी कि अभी 2024 चल रहा है, 2039 तक तो जो पेप्सी है और जो वरुण बेवरेजेस का कॉन्ट्रैक्ट तो है, मतलब कम से कम 15 साल तक तो ये लोग का जो ये एग्रीमेंट है ये कहीं नहीं जा रहा है लीगली। मतलब होने को तो हो सकता है, ऑब्वियसली उसके अंदर फिर लॉ सूट्स होंगे, वो सब बात की बात है। बट अभी फ़िलहाल के लिए पेप्सी ने भी ऑब्वियसली वरुण बेवरेजेस के ऊपर वो क्या कहते हैं भरोसा दिखाया है, और जो बिज़नेस है वो सब ऑब्वियसली भरोसे पे चलता है। 1990 से तुम लोग काम कर रहे हो अभी, और 15 साल बाद का यानी कि 50 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हो ही चुका है। और आने वाले टाइम पे और भी नए प्रोडक्ट्स वरुण बेवरेजेस खुद भी ला सकता है और अपना मार्केट प्रेजेंस और बना सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करें तो अगर देखो कि हिमाचल प्रदेश में लोग ने 270 करोड़ का कैपेक्स किया है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को ग्रोथ करने के लिए नया प्लांट सब डाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग ने झारखंड में डाला है 450 करोड़। फिर उसके बाद ये लोग ने यूपी में, उड़ीसा में 2450 करोड़ के आसपास ये लोग ने डाला है, महाराष्ट्र में भी इंक्लूडिंग। ठीक है, 250 करोड़ ये लोग ने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन इन मोरक्को, अगेन ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से ये लोग का काम करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी अगर मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक दो वीडियोस डाले थे पहले जिसके अंदर उड़ीसा का ना काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है। उड़ीसा में ना काफ़ी ज़्यादा, अगर आप में से कोई भी उड़ीसा में रहता है तो आप सभी लोगों के लिए ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है वहाँ पर। तो आप लोगों को है ना अभी आपके आसपास का एरिया ध्यान दो, समझो, और वहाँ पर आप लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हम लोग ने शायद दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का जब आईपीओ कर रहा था उसके अंदर हम लोग ने देखा था, या वारी का आईपीओ कर रहा था उसका में से किसी का देखा था। मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना। तो उधर वो लोग भी उड़ीसा में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक कंपनी का हम लोग ने करा था वो भी उड़ीसा में एक्सपेंशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी काफ़ी सारी कंपनी ऐसे सेक्टर, मतलब ऐसे एरियाज़ में, ऐसे रीजन में लोग अपना क्या बोलते हैं प्रेजेंस बना रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली उधर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होगी और जॉब्स वो सब भी मिलेगी, अलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें। बट ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा वाले लोगों के लिए था, या आसपास के लोगों के लिए, उड़ीसा के आसपास के लोगों के लिए, कि आपके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है आपके आसपास के एरिया पे। ठीक है, अभी आप देखोगे स्प्लिट बताया कि 10 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से 5 रुपये हो गया। अभी ऊपर हम लोग ने यहाँ पर ये डिस्कस करता कि ब्रेवको के बारे में। ठीक है, यहाँ पर है ना हम लोग ने इधर ब्रेवको के बारे में डिस्कस करा था कि 28 मिलियन केसेस का ये लोग ने सेल किया था। अभी अगर आप देखोगे ब्रेवको हैज़ फ्रेंचाइज राइट्स फ्रॉम पेप्सिको इन कॉर्पोरेशन इन साउथ अफ्रीका, लिसोतो एंड इस्वाटिनी। अभी अगर मैंने नाम गलत लिया किसी का तो ना माफ़ कर देना मुझे। साउथ अफ्रीका मुझे पता है क्योंकि मैं क्रिकेट देखता हूँ, तो क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी हराया था। ठीक है, जिसने भी फाइनल देखा है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग ने ना इसकी जो फ्रेंचाइजी है ये लोग ने खरीद ली पेप्सिको ने। ठीक है, अगर आप देखोगे हाँ इधर तो दिया नहीं है, बट ये लोग की पेप्सिको ने ये लोग की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। तो इसके लिए पेप्सिको ने जो साउथ अफ्रीका में है, इधर इधर सॉरी इधर अगर देखोगे 2024 the company acquired a 100% stake in business conducted by the beverage company limited, the बेवको। ठीक है, और along with, ठीक है, 13,200 करोड़ में ये लोग ने खरीदा है। 13,200 करोड़ में कंपनी ने जो अभी मान लो जैसे इधर वरुण बेवरेजेस कंपनी है, तो साउथ अफ्रीका में कंपनी द बेवरेज कंपनी, जो लोग का काम भी वही है, पेप्सी का ही वो लोग फ्रेंचाइजी ओन करते हैं और पेप्सी का वो लोग माल बेचते थे। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस ने क्या करा, ये लोग इतना ग्रो कर रहे थे तो वो लोग ने कहा कि हम लोग साउथ अफ्रीका में भी एक्सपांड करते हैं। लेकिन अभी एक कंट्री में ऑलरेडी एक कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी से ही काम ले रही है, तो उधर वो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए वरुण बेवरेजेस ने क्या किया, अगर हम लोग एक्सपांड करना है तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग वो जो कंपनी है जो पेप्सी की ओनरशिप, जो पेप्सी की फ्रेंचाइजी लेके रन कर रही है, हम लोग उसी को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग ने 100% स्टेक खरीद लिया 13,200 करोड़ में।
जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, ऑब्वियसली फिर इधर ये लोग ने जोहानिसबर्ग, डरबन, ईस्ट लंदन, वो सब, केप टाउन, वो सब में ये लोग का जो भी है वो सब ये लोग ने बताया। केपेक्स केपेक्स के हिसाब से भी लोग अच्छा खासा काम करे, 1200 करोड़ ये लोग ने डाला, 600 करोड़ डाला। बेवको के 1163 करोड़ डाला। पेमेंट फॉर इक्विटी एंड लोन टेकन ओवर, लोन भी ये लोग ने वो लोग का ले लिया कि बोले हम लोग सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, फिर सिम्बा मुंचीज करके एक ये लोग का प्रोडक्ट है जिम्बाब्वे जैम्बिया में, उसके लिए उन्होंने कुछ 60 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रोथ के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए जब भी मैंने कहा कि डिविडेंड यील्ड अगर कंपनी कम दे रही है तो इसका बुरा मतलब नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का सीधा सीधा एक ही समझ होता है कि भाई हम लोग डिविडेंड अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी हम लोग ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इधर ये तो टेक्निकल चार्ट है तो हम लोग ने ऑब्वियसली देख लिया था। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.3 ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ROE 3 साल के हिसाब से 30 का है। मीडियन सेल्स ग्रोथ 21.10 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 23 टाइम्स, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वरुण बेवरेजेस का FMCG सेक्टर में। बीका जी का भी हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, स्टॉक पी की बात करें तो 78 का इसका पी है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था। अगर हम लोग नीचे जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स की, अभी इधर हम लोग ना दो चीज़ देखोगे, इधर लिखा है कंसोलिडेटेड फिगर्स और व्यू स्टैंड अलोन। अभी व्यू स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फिगर्स, अभी इसका क्या मतलब होता है? कंसोलिडेटेड मतलब जितने भी मेरे पास कंपनी है उन सब का फिगर्स आएगा, यानी कि सबके सेल्स कितना हुआ, कुछ लोग का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना, सब कुछ आएगा। व्यू स्टैंड अलोन यानी कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या एक ही पर्टिकुलर जगह का या एक ही पर्टिकुलर कंपनी का आएगा। अभी व्यू स्टैंड अलोन में मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ, मैं कंसोलिडेटेड में देख रहा हूँ, क्योंकि कंसोलिडेटेड में ना मुझे बेवको कंपनी का भी जो जो साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है उसका भी मुझे फिगर दिखेगा, क्योंकि बेवको का 100% स्टेक तो कंपनी ने खुद ही ले लिया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कंपनी के पास ही आ रहा है। अगर मैं सिर्फ व्यू स्टैंड अलोन का देखूंगा तो जो वरुण बेवरेजेस के नाम पे जो जो जब तक ये लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं सिर्फ उसी का मुझे फिगर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अगेन ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अब व्यू स्टैंड अलोन में देखो, कंसोलिडेटेड में देखो, ज़्यादा इतना ऊपर नीचे फ़र्क नहीं आएगा। आप चाहे तो दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल कंसोलिडेटेड में कर रहा हूँ। आप देखोगे सेल्स की बात करेंगे तो 23 मतलब 2400 करोड़ के आसपास की सेल हुई, वो बढ़कर 4800 करोड़ की हो गई। और कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखते हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना कि सितंबर का आप कंपैरिजन वापस सितंबर के साथ ही कर रहे हो। ठीक है, सितंबर का जून के साथ नहीं कर रहे हो। तो फिर अगर आप देखोगे इधर तो बाय 72 करोड़ का सेल था, यहाँ पर 48 करोड़ का सेल हो गया, 33% डाउन हो गया, क्यों ऐसे? तो आप तो बोलोगे भाई ये तो गलत बात है ना? तो हमेशा, क्योंकि क्या होता है, सीजनल होते हैं ना काफ़ी सारे बिजनेस, तो और ये सब बिजनेस तो सीजनली होते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर सबके टाइम पे ठंडी का मौसम होता है। सितंबर तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, अक्टूबर दिसंबर से बीच में, जनवरी के बीच में ठंडी का टाइम होता है। यूजुअली काफ़ी ज़्यादा लोग पेप्सी, थम्स अप वो सब नहीं पीते हैं, ठंडे ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, क्योंकि ज़ुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, बहुत सारे रीजन है। बट गर्मी के टाइम पे यूजुअली लोग जितना, अगर कोई एक बोतल पी रहा है तो शायद वो 2 बोतल भी पिएगा दिन में। चलो अगर पेप्सी थम्स अप नहीं पी रहा है बट पानी तो पिएगा। एक्वाफिना ये लोग का एक प्रोडक्ट है, दिन में 4-5 बोतल पानी तो आराम से हो जाता है। ठीक है, और स्पेसिफिकली जो लोग दिन भर बाहर रहते हैं, वो लोग काम धंधे पे रहते हैं, तो वो लोग शायद पानी की बोतल कैरी भी ना करते होंगे। तो इसके लिए यूजुअली जून वाले क्वार्टर में हम लोग को बिजनेस हमेशा ज़्यादा दिखेगा। आप देखो यहाँ पर भी ये जो 3 क्वार्टर है, यहाँ पर ऑन एन एवरेज ये लोग का 2000 करोड़ की सेल कर रहे हैं। यहाँ पर जून के एक ही क्वार्टर में 5000 करोड़ की सेल, यहाँ पर 5500 करोड़ की सेल, यहाँ पर 7200 करोड़ की सेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नंबर्स इंक्रीजिंग के हिसाब से ही दिख रहा है। ठीक है, बट मैं सीधा अगर जाऊँ, मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे ईयरली फिगर्स दिखेगा। ठीक है, ईयरली फिगर्स में अगर जाओ तो 2012 में 1800 करोड़ की सेल थी, अभी वो बढ़कर 16000 करोड़ की सेल हो गई है। मोटा मोटा 90% का ग्रोथ है। ठीक है, 90% नहीं, सॉरी, 9 गुना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, 8 से 9 गुना ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं, जिसको हम लोग इबिट्टा कहते हैं। इबिट्टा की अगर बात करें तो 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अभी वो 3700 करोड़ हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, बट ऑब्वियसली 13-14 साल का एक वो भी है टाइम पीरियड, तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो दिखेगा ही। पहले देखोगे टैक्स से लोग ने कुछ ज़्यादा भरा नहीं था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 25 करोड़, फिर -40, फिर -20 करोड़ 2014 तक। फिर उसके बाद ये लोग ने अच्छा खासा एक मोमेंटम गेन करा है, और अभी आप देखोगे जहाँ पर लोग 2012 में 25 करोड़ की सेल करते थे, वहाँ पर अभी 2100 करोड़ की लोग ने सेल करी है।
2016 में लगा प्रॉफिट डेफिनेटली डिप हुआ था, बट उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 2017 से लेके अभी तक अच्छा खासा ये लोग ने परफॉर्म करा है पिछले 6-8 सालों में। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी सी बात है। ठीक है, दूसरी एक अच्छी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप देखोगे प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 13% था, अभी वो बढ़कर 23% के आसपास हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले 12 महीने का अगर हम लोग देखेंगे तो 24% के आसपास, बट फिर भी हम लोग 23% के हिसाब से देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और सब लोग ने करा, तो उन सब चीज़ों से ये सब फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जो कि आप देख सकते हो एक साल के अंदर ही 19% था 2021 में, वहाँ पर 2022 आते आते सीधा 3% बढ़ा दिया, 2023 में और 1% बढ़ा दिया। टीटीएम के हिसाब से 24% दिख रहा है, यानी कि ये साल खत्म होते होते भी 24 से 25% के लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग ये इन चारों चीज़ों की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से। 10 साल पे सेल्स ग्रोथ है 22%, 5 पे 26 और 3 पे 35%। प्रॉफिट ग्रोथ 10 के हिसाब से 49, 5 के हिसाब से 47, 3 साल के हिसाब से 77% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। ठीक है, स्टॉक प्राइस की बात करें तो 5 साल के हिसाब से 62% है, 3 साल के हिसाब से 77 और 1 साल के हिसाब से 66%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल के हिसाब से 23, 5 के हिसाब से 25, 3 साल के हिसाब से 30 और लास्ट ईयर के हिसाब से 35। तो कम नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बहुत कम ऐसी कंपनीज दिखती है जिसके नंबर्स इतने ज़्यादा ग्रोइंग है, क्योंकि ये जो सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर में आती है ये कंपनी। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर यूजुअली एक स्टेबल सेक्टर माना जाता है, उसके अंदर इतना फास्ट ग्रोथ भी इतने लंबे पीरियड के लिए सस्टेन करना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, और जो नंबर्स है वो ऐसा नहीं कि डबल डिजिट्स में तो 10% है या 11% या 12% है, नंबर्स आप देखोगे सारे नंबर्स 20% के ऊपर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी सी बात हो जाती है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, बैलेंस शीट में मैं यूजुअली रिजर्व्स, बोरोविंग्स और CWIP देखता हूँ, ये 3 चीज़ें यूजुअली ज़्यादा देखता हूँ मैं, ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है उनके ऊपर। आप देखोगे 145 करोड़ के रिजर्व्स थे और जो बोरोविंग्स थी वो 2000 करोड़ के आसपास की थी 2012 में, अभी वो बढ़कर 2024 में 8000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हो गए हैं और 6700 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स हो गई है। बोरोविंग्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 3.5%, 3.5 गुना ग्रोथ आया है। ऑब्वियसली 3.5 गुना ज़्यादा बोरोविंग्स लोग की बढ़ गई है, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, रिजर्व्स की बात करें, तो 40 गुना ज़्यादा रिजर्व्स बन गए ये लोग के पास। जहाँ पर पहले 2012 में ये लोग के पास 1 रुपया रहता था, अभी वहाँ पर ये लोग के रिजर्व्स में, ये लोग के बैंक अकाउंट्स में 40 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 12 साल में ये रिजर्व्स ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा ग्रोथ करा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करो तो तभी 189 करोड़ का था, फिर बीच में ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम कर दिया था, अभी वापस ये लोग अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। 2023 में 2000 करोड़ के आसपास था, अभी कहीं ना कहीं 942 करोड़ के आसपास है, जो कि फिर भी एक टिक टाक सा एक अच्छा सा नंबर लग रहा है। अभी अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो 280 करोड़ का कैश फ्लो था 2012 में, अभी वो बढ़कर 2400 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी कि इसके अंदर भी 9 गुना के आसपास का जंप हम लोग को दिख रहा है। ओवरऑल नेट कैश फ्लो भी हम लोग का पॉजिटिव पे दिख रहा है। कुछ रेशियोज़ की बात करें तो 2012 में 18 दिन का डेटा डेज था, यानी कि क्या कहते हैं, आपको जो सामने से पैसा आ रहा है वो 18 दिन के बाद आ रहा था, अभी वो पैसा आपको 8 दिन के अंदर मिल जा रहा है। आप जिसको भी माल बेचते हो तो वो 8 दिन के अंदर आपको वो पेमेंट कर देता है जो भी माल की है। ठीक है, इन्वेंट्रीज 106 दिन के अंदर ये लोग की ख़त्म हो जा रही है, या फिर 106 दिन तक का ये लोग के माल है ये लोग के पास। अभी इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे से हम लोग ले सकते हैं। कोई ये सोचेगा कि भाई 106 दिन लग रहे हैं माल ख़त्म होने को, मोटा मोटी 3.5 महीने लग रहे हैं माल ख़त्म होने को, तो मतलब माल बिक नहीं रहे, डिमांड नहीं है ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये लोग कंपनी एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर छोटी मोटी कंपनी होती ना कोई, तो फिर एक समझ में आता है कि हाँ भाई तुम एक एक्सपांशन के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तुम्हारे कंपनी में माल पड़ा है तो माल बिक नहीं रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अभी कंपनी एक्सपांशन के बारे में सोच रही है, मतलब ये लोग अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि शायद से अभी ये लोग कुछ और भी नए क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स, मशीनरीज कुछ वैसा लॉन्च करें जिससे ये लोग का और कैपेसिटी बढ़े। फिर ये लोग जब एक बार एक्सपांशन के लिए रोक देंगे, फिर उसके बाद और हिसाब से इन्वेंट्री डेज कम हो सकता है। बट अगेन 3-3.5 महीना भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में है भले से, बट ये फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस में आता है। और यूजुअली हर कोई एक रोज़ तो थम्स अप नहीं पिएगा, रोज़ तो पेप्सी नहीं पिएगा, है ना। आप महीने में 2 बार पियोगे, 3 बार पियोगे, क्योंकि यूजुअली अगर आप जैसे डी मार्ट चले जाओ, डी मार्ट का बाय द वे वीडियो डाला है, वो भी आप जाके देख लेना। डी मार्ट तो सब चले जाओ आप,
महीने में एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 2 थम्सअप की बोतल, पेप्सी की बोतल ले लिया, ख़त्म। फिर उसके बाद वापस जब आप अगले महीने जाओगे तभी आप लोगे, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी हम लोग को देखना पड़ता है। ऑब्वियसली छोटी छोटी बॉटल्स बिक सकती है, बट जो इन्वेंट्री डेज होता है वो पूरे इन्वेंट्री का इसके अंदर क्या कहते हैं काउंट में ला जाता है। इसके अंदर ये नहीं देखते कि छोटी बॉटल्स का कितना ये हुआ है, बड़ी बॉटल का कितना ये जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डेज पेएबल 32 था, अभी 37 है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 40 to 60 डेज़ का एक हिसाब से सही रहता है, बट ऑब्वियसली कम हो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, और जो हमारे रेंज है उसके आसपास ही ये चल रहा है, ठीक है। आर अगर हम लोग देखें 2013 में 5% था, अभी बढ़कर 29% के आसपास हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, ठीक है। बुरी बात ज़्यादा बुरी नहीं है, और अच्छी बात मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये मैंने ईयरली इस पर अगर सेट किया, आप इसको क्वार्टरली भी देख सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं ईयरली के हिसाब से देख लूँ तो 73% होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास 2017 में, 10.5%। एफआईआई के पास, डीआईआई के पास 1% था, और पब्लिक के पास 15% के आसपास था। तो ये इसमें 85% मतलब सब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, यानी कि जो लोग कंपनी को इन एंड आउट जानते हैं, प्रमोटर्स लोग, एफ आई आईज, डी आई एस, क्योंकि भले से एफ आई आईज और डी आई आईज को एग्जैक्टली ये नहीं पता रहेगा कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है, बट वो लोग के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, एटलीस्ट हम लोग से तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इसके लिए अगर एफ आई आईज, डी आई एस और प्रमोटर की होल्डिंग अगर 80-90% है कंपनी की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर सिंपल ट्रिक अगर आप लोग को देखना है कोई भी कंपनी को, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर एनालाइज करना है, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यही चीज़ देखना चाहिए कि एफ आई आईज, डी आई एज और प्रमोटर्स को मिला के कितने परसेंटेज होल्डिंग वो लोग तीनों के पास है, और पब्लिक के पास कितना कम है। जितना पब्लिक का कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे पहले एफ आई एस, डी आई एस और प्रमोटर्स फंसेंगे, पब्लिक फंसेगी, वैसा मतलब जिसके पास भी ऑब्वियसली शेयर रहेगा तो वो उसका ही लॉस होगा ना वैसा। तो अगर पब्लिक के पास कम है, मतलब ऑब्वियसली इन सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स को या स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ के पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा कंपनी पे कन्विक्शन है, और ये कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं लग रहा है, ठीक है। खैर, ज्ञान की बात हो गई तो अपन लोग एनालिसिस की बात करें तो आप देखोगे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स कम की है। पहले 2017 में 73.66 था, फिर 73.57, 56, 68, 66, 64, और अभी करंटली ये लोग के पास 62.66 की प्रमोटर होल्डिंग पड़ी, यानी कि मोटा मोटी एग्जैक्ट 11% के लोग ने होल्डिंग्स कम किया है पिछले 7 सालों में, ठीक है, 6.5 सालों में, क्योंकि ये मार्च है और यहाँ पर सितंबर है। एफ आई आईज की बात करें तो एफ आई आईज के पास पहले 10.5% की होल्डिंग थी, अभी ये लोग ने बढ़ाकर इसको 24% पे लाया है, बट पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं ये लोग भी थोड़ा बहुत अपना माल बेच रहे हैं, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर फिर भी अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ पर इन तीनों का डेटा मिला के 85% हो रहा था, 84% हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का डेटा मिला के 86% के भी ऊपर हो रहा है, 86-87% के आसपास हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम लोग डी आई एस की बात करें तो डी आई एस ने पहले 1% की होल्डिंग थी ये लोग के पास, फिर वो बढ़कर 5% हुई, 6% हुई, वापस 6% हुई, फिर उसके बाद 2022 में 7% थी, ठीक है। जहाँ पर लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक बात देखेंगे कि एफ आई आईज अपना माल बेच रहा है धीरे धीरे, तो उसको खरीद कौन रहा है, उसको डी आई आईज खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ पर एफ आई आईज ने 1% माल बेचा, उधर 1% आधा परसेंट माल डी आई आईज ने बढ़ा दिया, यहाँ पर लोग ने थोड़ा सा माल बेचा, वहाँ पर डी आई आईज ने वापस थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, बट सिर्फ डी आई आईज अकेला नहीं खरीद रहा है, पब्लिक भी खरीद रहा है। आप देखोगे यहाँ पर पब्लिक के पास 14% का माल था, वो घटकर 2020 में 5% के आसपास रह गया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस 7.5%, ऑलमोस्ट 7%, 6.5%, और अभी वापस 8% के आसपास माल आ गया है। तो फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी कंपनी में इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे अच्छा एक और एक डेटा पॉइंट देखेंगे जिससे हम लोग को इंडस्ट्री के हिसाब से भी समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ है, क्या ग्रोथ है, ठीक है। अभी अगर ये जो मैंने जो ये क्या कहते हैं आर्टिकल है, ये रिसर्च एंड मार्केट्स का आर्टिकल है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पूरा वो लिंक जाके आप पढ़ सकते हो, इससे समझ में आएगा कि मार्केट में कितना क्या ग्रोथ जो भी एक्सपेक्टेड क्या लग रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे द नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट इन इंडिया वॉज वैल्यूड एट 13,137.70 billion rupees in FY23 and is expected to reach 1986.31 billion by FY 2028. ठीक है, expanding at CAGR of 7.29 during FY 24 to 28 forecast period. ठीक है,
तो अभी 7.5% के आसपास, 7.25 7.5% के आसपास के लोग बोल रहे ग्रोथ होगा FY 2023 से 2028 के बीच में, यानी कि 5 साल के पीरियड में। ठीक है, अभी इसके अंदर भी सेगमेंट्स का भी ये लोग ने बताया कि कैसे करते हैं। अभी अगर देखोगे सेगमेंट ये लोग ना जो कार्बोनेटेड सेगमेंट है, यानी कि जो सोडा वो सब वाला जो मैंने कहा था, सोडा, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, स्प्राइट, वो सब में, तो पहले लोग का जो ये था 474 बिलियन रुपीज़ का ये लोग ने 2023 में मार्केट था। अभी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2028 में आते थे 6.1 बिलियन रुपीज़ का हो जाएगा, कैगर ऑफ 4.87। और नॉन कार्बोनेटेड वाला, यानी कि जो पानी हो गया, लिप्टन टी हो गया, ट्रॉपिकाना वो सब हो गया, अगर वो लोग का पकड़ेंगे तो ये 901 बिलियन रुपीज़ से लेकर 1384 बिलियन रुपीज़ के आसपास होएगा, जिसका ये लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करें 8.42 का, और ये दोनों का एवरेज मिला के कहीं ना कहीं 7.29 हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये लोग ने ग्रोथ बताया है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस ऑब्वियसली दिस इज़ फोरकास्टेड ग्रोथ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, अगर ऑब्वियसली काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई तो। ठीक है, अभी इसके अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे जो कार्बोनेटेड जो जो ग्रोथ है वो कम लग रहा है, नॉन कार्बोनेटेड का ज़्यादा लग रहा है। अभी इसके क्या 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से, अगेन आपके हिसाब से आप खुद का एनालिसिस करके, या आपको क्या लगता है कि क्या जो मैंने बताया है वो सही है, गलत है, या अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो कमेंट में आप ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या आ जाता है, आप देखोगे कि पहली बात तो ये जो भी डिमांड है ये सीजनल है। तब स्प्राइट वो सब की डिमांड सीजनल आती है, गर्मी के टाइम पे लोग ज़्यादा पीते हैं, ठंडी के टाइम पे कम पीते हैं, शादियों के टाइम पे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली त्यौहार वो सब रहते हैं, फेस्टिव सीजन में यूजुअली ज़्यादा बिकता है बस। बट बाकी यूजुअली डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं होता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक डेज में ज़्यादा बिकता है। जैसे अगर आप ऑफिस में जाओगे तो अगर देखोगे फ्राइडे के दिन कभी लंच या डिनर का प्लान हो गया ऑफिस के बाद में, या ऑफिस के अंदर ही अगर आप देखोगे ऑफिस की कैंटीन में आप लोग ने बिरयानी मंगा ली, कुछ भी मंगा लेगा खाने पीने को, उसके बाद आप खाने पीने के बाद यूजुअली आप थम्स अप, स्प्राइट ऐसा कुछ ऑर्डर कर दोगे, तो उस पर्टिकुलर डे कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्स ज़्यादा होगी। ठीक है, वो एक हो गया। तो सीजनल है, तो इसके लिए रेवेन्यू कांस्टेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ऑब्वियसली वरुण बेवरेजेस ने काफ़ी अच्छा करा है, नो डाउट अबाउट इट। जैसा कि हम लोग ने रेवेन्यू में भी देखा था कि सितंबर दिसंबर सब वाले क्वार्टर में कम सेल आती है, जून में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल आती है, तो ये हम लोग को समझ में आ जाता है इससे ऑलरेडी। दूसरा रिस्क फैक्टर इधर क्या लगता है ना मुझे, कि जो अभी ओवरऑल इंडस्ट्री में, या ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूँ, तो लोग ज़्यादातर हेल्दी ड्रिंक्स, हेल्दी डाइट की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, क्योंकि अगर हेल्दी ड्रिंक्स, हेल्दी डाइट्स की बात करेंगे तो पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला ये सब हेल्दी में नहीं आता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये लोग के डाइट कोक, डाइट पेप्सी वो सब आते हैं, बट जो ये लोग के जो मेन प्रोडक्ट्स है, जो हीरो प्रोडक्ट्स है, वो सब हेल्दी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो ना, गैस मतलब सोडा है उसके अंदर, ठीक है, दूसरा उसके अंदर शुगर है, और हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन होता है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा शुगर है, आधा चम्मच डाल दिया, नहीं, शुगर अच्छा खासा होता है, तो ये हेल्दी नहीं माना जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंजम्पशन थोड़े से लो हो सकते हैं। बट दूसरा एक और एक ये भी चीज़ है कि अगर एक और एक चीज़ को हम लोग फैक्टर इन करें, कि काफ़ी ज़्यादा लोग अभी जैसे जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, मैं तो जोमेटो का भी वीडियो वो भी जाके देख लेना, तो उन सब का जो राइज़ हुआ है ई कॉमर्स की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेवरेजेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स है वो लोग के, लेकिन पंगा अगेन वही आ रहा है कि जैसे जैसे अगर हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उनका नंबर्स कम होएगा। नॉन कार्बोनेटेड्स का फिर भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि नॉन कार्बोनेटेड्स में तुम्हारा ग्रीन टी आ गया, ठीक है, तुम्हारा हर्बल टी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल जो फ्रेश जूस आ जाएगा, जैसे ट्रॉपिकाना, रियल वो सब है, वो सब आ जाएंगे, तो वो सब फिर भी लोग पीना पसंद करेंगे। बट जहाँ पर जो कार्बोनेटेड हो गया, सोडा वो सब हो गया, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। बट अगर हम लोग थोड़ा सा एक और एक दूसरी पिक्चर की भी बात करें, तो अभी जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है, खासकर गाँव साइड में या छोटे छोटे शहरों में, तो वहाँ पर लोग ये सब कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं अभी। तो ये हो रहा है कि जो मेन अट्रैक्शन है, जो मार्केट का जो मेन फोकस है, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में से, वो अभी हटकर धीरे धीरे अभी छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में वो सब जगह जाएगा, ये ऐसा मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, दूसरा फिर काफ़ी लोग अभी अल्कोहल भी कंज्यूम करते, तो जब अल्कोहल में आप अल्कोहल पियोगे तो उसमें कंज्यूम करने के लिए आपको या तो पानी लगेगा, या तो कोई मिक्सचर लगेगा, यानी कि सोडा या फिर थम्स अप, स्प्राइट या पेप्सी जो भी है। तो पानी भी कंपनी बेचती है, सोडा भी बेचती है, स्प्राइट
और वो सब भी बेचती है, पेप्सी वो सब भी बेचती है, तो डेफिनेटली ये इसमें भी ग्रोथ दिखता हुआ नज़र आ सकता है। तो अभी हम लोग को तो टाइम ही बताएगा कि ये ग्रोथ कितना अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिलहाल अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो जो कंपनी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी। और अगर अगर मैं उसको ओवर एग्जैजुरेट नहीं करूँ, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँ, तो मतलब कंपनी अच्छी लग रही है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। टेक्निकल्स अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने कहा, ये जो दो लेवल्स है इनके ऊपर ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो ये हो गया मेरे हिसाब से एनालिसिस। अभी आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपकी क्या राय है कि ये बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, साइडवेज रह सकता है, क्या कंपनी में चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ कमेंट करके बताना। आईपीओ के ऊपर वीडियोस है, टेक्नो फंडा एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस जा चुके हैं, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस है, शॉर्ट्स के ऊपर डेली एनालिसिस आते हैं हमारे। तो आप ये सब कुछ भी हमारे वीडियोस जाके देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।